हेलो बच्चों, हमारे क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग कैपेसिटर के। काफ़ी लंबे टॉपिक हैं कैपेसिटर तक। अगर आप बात करते हैं कैपेसिटर में कुछ ही टॉपिक रह गए हैं। इन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और फिर किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका हमें एनर्जी। जैसे मैंने आपको बोला था, कैपेसिटर की बात बोली थी। कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो आज हमें पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इस टॉपिक को मुझे आज तुम्हें पढ़ाना है। पहले मैं कुछ चीजें बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद आप थोड़ा सा बेसिक समझ बनने के बाद इसको फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या चीज होती है, अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। जब हम कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए हमें एडिशनल वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन कैसे करना पड़ता है, अगर सिंपल एग्जांपल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे आपके मान लीजिए मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हैं। आपका मोबाइल स्टार्टिंग में पूरा का पूरा खाली है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही आपका पहला इलेक्ट्रॉन उस बैटरी के अंदर एंटर करता है, तो कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से उस पर कोई भी रिपल्सिव फोर्स लगने वाला नहीं है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फिर जब तीसरा एंटर करेगा तो दो रिपल्सिव लगाएंगे, चौथा करेगा तो तीन रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे बैटरी के अंदर, वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स आपका इंक्रीज करते जाएगा। तो जब हम बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स की, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल सोर्स है वो जो वर्क डन कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना, उसको वर्क डन करना है। मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को एंटर करने में अपोज कर रहा है, इस अपोज करने के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बैटरी चार्ज होती है। तो बैटरी चार्ज कैसे हो रही है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स की बात जब हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल हाई है, तो वो वर्क डन कर रहा है। और उस वर्क डन, जैसे हमने पढ़ा था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, W इक्वल टू क्यू वी, वर्क डन करेगा इस चार्ज पे, इसको अंदर डालने के लिए। तो हर किसी चार्ज को एंटर करने के लिए हमें वर्क डन करवाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स करेगा। तो वो जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हम बोलेंगे व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर्स इन द कैपेसिटर एंड the charge present in the capacitor exert repulsive force on other charges entering the capacitor. The work done against these charges is stored as electrical energy in the capacitor. तो वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस तरीके का मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल आपको दिया हुआ था, जब मैंने बोला था कि मान लीजिए पूरी क्लास खाली है, उसमें पहला स्टूडेंट एंटर करता है तो सारी बेंचेस खाली है, वो कहीं भी बैठ सकता है। जैसे ही दूसरा एंटर करेगा, तो पहला वाला अगर मान लो उसको दो बेंचेस पसंद है, तो वो दूसरे का अपोज करेगा। फिर दो हो गए, तो दो होने के बाद वो तीसरे का अपोज करेंगे, फिर चौथे का करेंगे, पांचवे का करेंगे। तो इस तरीके से आपकी वर्क डन होगा। तो बच्चों, चार्ज को कैपेसिटर के अंदर डालने की प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं। चार्जिंग मींस चार्ज को एंटर करवाना। फिर हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज मोड में लेके आते हैं, उसको हम लोग डिस्चार्ज कराना शुरू करते हैं, तो वहां से चार्ज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगी। जैसे आपको मैंने बोला है, या आपने देखा होगा कि आपके फैन में लगा होता है एक व्हाइट कलर का, इतना बड़ा सा ऐसे गोल गोल सा व्हाइट सा लगा होगा, देखा होगा उसको। अगर आपके वहां इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो बोलेगा कि ब्रिंग कंडेंसर, आपको बोलेगा कंडेंसर मार्केट से खरीद के लाइए, आपके पंखे में या फैन में आपका कंडेंसर खराब हो गया है। तो जब आप कंडेंसर की बात करते हैं, तो वो कंडेंसर कैपेसिटर ही है एक हिसाब से। अगर हम देखा जाए तो कंडेंसर क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है, तो वी आर सेइंग कंडेंसर इज कैपेसिटर। तो आपके पास कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों एक ही चीजें होती है। तो जब आप स्विच ऑन करते हैं, तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर आपका फैन घूमेगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो जाएगा, तो वो कंडेंसर डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो पहले जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो वो चार्जिंग प्रोसेस में है, एट एंड वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में है। तो डिस्चार्जिंग मतलब क्या हो गया, जो वर्क डन करने से एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, वो एनर्जी अब वहां से खर्च होना शुरू हो जाएगी
इस तरीके से हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग। चार्ज बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी धीरे 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 खत्म होती जाएगी। और आपको पता है अब मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो आपने चार्जिंग किया हुआ है तो वो कुछ टाइम काम करती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हम बोलते हैं मोबाइल की बैटरी हमारी डिस्चार्ज हुई। तो डिस्चार्ज होने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का उसका अपना लूज करना। तो आज हमें ये शायद आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इसका डेरिवेशन डिराइव कर रहा हूं, जो कि फॉर्मूला आपका एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पे हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, द वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज in an the work done is storing charge in a capacitor is stored as electrical potential energy इन दी कैपेसिटर। तो जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं उसको चार्ज करने के लिए वो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसका मुझे प्रूफ करना है या फिर मुझे इसका डेरिवेशन चाहिए, फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या होगा देखिए, इसको समझने के लिए अगर आप अलग अलग बुकों में देखते हैं तो आपको अलग अलग डेरिवेशन पढ़ते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। इट इज अप टू यू विच मेथड यू वांट टू चूज। एक मेथड मैं करा रहा हूं, देखिए, लेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग द चार्ज in the capacitor is Q डैश। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है आपका, मान लीजिए वो किसी समय आपका कितना है, आपने बोल दिया सपोज उसकी वैल्यू आपकी Q डैश है। अब ये Q डैश चार्ज आपने स्टोर किया है तो उस समय कैपेसिटर के पास पोटेंशियल भी आ गया होगा, क्योंकि चार्ज से पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = 1/4πε0 Q/R। तो चार्ज से पोटेंशियल आ गया होगा। तो उस वक्त मान लेते हैं, लेट, यहां पे लिखते हैं let at this instant potential is V डैश। तो हमने कहा कि जिस इंस्टेंट पे चार्ज Q डैश है उस इंस्टेंट पे मेरा पोटेंशियल कितना है, V डैश है। इसमें लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C। यहां पे लेट लिख दो कि मान लेते हैं जो उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो C है। तो देखिए बच्चों क्या होने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप क्या बोलते हैं, देखो Q = आप लोग बोलते हैं CV। ठीक है, तो अभी चार्ज कितना है Q डैश, पोटेंशियल कितना है V डैश, और ये कितना है आपका C हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, अगर V डैश की बात करता हूं तो वो आ जाएगा मेरे पास Q डैश बाई C। ठीक है, तो आपने ये निकाल दिया कि Q डैश बाई C। तो अब आप कह रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पे, मान लीजिए मैं ऐसा समझाता हूं आपको, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इसे कैपेसिटर की प्लेटें हैं, या ऐसे कोई बॉक्स बना के आपको इसे समझा देते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपने इस तरीके से चार्ज स्टोर किया। ठीक है, सपोज आप कह रहे हैं किसी समय चार्ज Q डैश है, तो Q डैश चार्ज होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, V डैश। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। तो आपके पास V डैश कितना आ गया, Q डैश बाई C। ये V डैश की वैल्यू आ गई आपकी Q डैश बाई C, इसकी V डैश की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। ठीक है, ये सब आपने निकाल दिया। इसके बाद आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं, मैं आगे को डेरिवेशन करा रहा हूं कि लेट, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, DQ चार्ज को एंटर करवाता हूं। तो अगर मैं DQ चार्ज को एंटर कराऊंगा तो जो पहले से यहाँ पे Q डैश चार्ज प्रेजेंट है वो इसका अपोज करेगा। अभी मैंने बोला अगर आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉन है तो नेक्स्ट DQ अगर आप चार्ज लेके आ रहे तो DQ चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे
जब वो इसके अंदर एंटर करेंगे तो पहले से प्रेजेंट क्यू डैश उसका अपोज करेंगे। फिर से कैप्सूल की बात कर लेते हैं। मैंने बोला था नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे एक टाइप का चार्ज है, दूसरा चार्ज जब यहाँ एंटर करेगा तो ये चार्ज उस चार्ज को अपोज करेगा। तो उसके अपोज करने के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो मुझे उस वर्क डन के बारे में सोचना है, वो वर्क डन क्या होगा। तो मैंने कहा, यहां पे ध्यान से समझना कि मैं क्या बोलता हूं, let us now enter charge dq dash। अब हम इसमें चार्ज dq dash कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे द चार्ज, फुल स्टॉप के बाद देखिए, द चार्ज q dash present in the capacitor opposes this charge। ठीक है। so work is to be done against this इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। हम कह रहे हैं हमें इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, देखो, पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आप लोगों ने पढ़ा था, सभी को याद होगा, W इक्वल टू क्यू नॉट पढ़ा हुआ था। ऐसे आप लोग यहाँ पे देखो V की जगह V डैश है, अभी पोटेंशियल V डैश है, वर्क डन dW हो गया। और चार्ज कितना एंटर करवा रहे हैं आप लोग, dQ एंटर करवा रहे हैं। हमने बोला कि मान लीजिए आप dQ चार्ज को एंटर करा रहे हैं, तो dW यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, V डैश और यहाँ पे dQ, और V डैश की वैल्यू आपकी कितनी है, Q डैश बाई C। तो Q डैश बाई C और यहाँ इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा dQ। इसको आप, अरे यार ये हटा दीजिए, dQ डैश चार्ज एंटर कर रहा है, सॉरी। तो आपके पास dW इक्वल टू V डैश dQ डैश आ गया। ये dQ डैश में आपका पूरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। अब आपने बोला कि अगर मुझे dQ डैश उस इंस्टेंट में एंटर करवाना है तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए अपने कैपेसिटर में, आपका शुरू में कैपेसिटर खाली था, तो उसके बाद चार्ज 0 है, लास्ट में आपके पास चार्ज Q हो जाता है। इस कैपेसिटर के अंदर स्टार्टिंग जो चार्ज है 0 है और लास्ट में चार्ज Q हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे लेट अस चार्ज कैपेसिटर फ्रॉम Q डैश इक्वल टू 0 टू Q डैश इक्वल टू Q। ठीक है। सो वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, देखिए बच्चों, यहाँ पे आप वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन क्या होगा बोलो। अब यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, वर्क डन की, तो W हो जाएगा इंटीग्रेशन dW, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q डैश बाई C और यहाँ dQ डैश। लिमिट क्या होगी आपकी, Q डैश इक्वल टू 0 टू Q डैश इक्वल टू Q चार्ज तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/C बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आपका Q डैश और यहाँ पे dQ डैश हो गया, और यहाँ पे Q डैश इक्वल टू 0 टू Q डैश इक्वल टू Q तक होना है। तो ये 1/C हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे Q डैश 0 टू Q डैश इक्वल टू Q। कुछ बच्चे फॉर्मूला हो सकता है ना आता हो, इंटीग्रेशन x dx अगर होता है बच्चों, x की पावर अगर n होती है तो n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ये होता है, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और यहाँ भी एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे Q डैश है, तो Q डैश की पावर कितनी होगी, 1 ही तो होगी, और Q डैश की कोई पावर नहीं है तो 1 हो गई। तो 1+1 2 हो जाएगा, और नीचे 1+1 2, तो इसलिए Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट हाफ बाहर आ जाएगा, C बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर माइनस 0, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया वो Q स्क्वायर अपॉन 2C हो गया। ये तो आपने बोला कि हमें इतना उसको स्टोर करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बोल रहे हैं। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो लिखते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे देखो U इक्वल टू
आपने ये काम करना है, U इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। आप इस तरीके से लिखते हैं इसको, ये आपकी एनर्जी निकल के आती है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c करके। अब इसके फॉर्मूले की अदर फॉर्म्स भी हैं हमारे पास, उन फॉर्म्स को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या फॉर्म है इसके अलावा, इसके पास देखिए फॉर्मूला आ गया है आपके पास। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे Q की जगह पे आप सी वी रख दीजिए। तो U इक्वल टू क्या है आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है, और यहाँ सी वी स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी से सी कैंसिल हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपका इस सेकेंड फॉर्मूला हो गया इसका हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये दोनों आपके फॉर्मूले हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c भी आपका फॉर्मूला है, और हाफ सी वी स्क्वायर ये भी फॉर्मूला है। अब देखो क्यू और सी में रिलेशन आ गया, सी और वी में रिलेशन आ गया। तो एक रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं क्यू और वी में। तो अब तीसरा जो हमारा रिलेशन रहता है उसके लिए हम क्या लगते हैं, क्यू और वी में निकालना है। तो क्यू इक्वल टू सी वी है, तो सी की जगह पे कितना लिख सकता हूं मैं, क्यू अपॉन वी। तो सी की जगह क्यू अपॉन वी लिख देता हूं। तो यू इज इक्वल टू हाफ क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ क्यू वी। ये आपकी थर्ड फॉर्म निकल के आ जाती है। तो आप इस तरीके से देखते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की आपके पास तीन फॉर्म अवेलेबल है। एक आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है, 2c है, और दूसरी हाफ सी वी स्क्वायर है, और तीसरी फॉर्म आपके पास निकल के आ गई हाफ क्यू वी। तो आप ये फॉर्मूले को लास्ट में ऐसे निकाल दीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर बोल दो, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c भी बोल दो, या हाफ क्यू वी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो आप इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसके पास पोर्शन और रह जाता है, उसको भी कर लेते हैं। अगर देखिए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड, अभी हमने तो जनरल फॉर्मूला निकाल दिया एक कैपेसिटर के लिए। अब हम निकालेंगे कि अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए जाए, तीन कैपेसिटर पैरेलल में निकाल दिए जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने देखा था कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो जब हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। सीरीज में c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है। तो मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि क्या जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या u इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 और 1/u इक्वल टू 1/u1 प्लस 1/u2 प्लस u3 होती है, या कैसी होती है। तो एग्जाम में अगर मुझसे ये पूछ दिया जाएगा कि तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तीन कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, उनकी एनर्जी, तो मुझे तो फॉर्मूला आता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो क्या मैं सीरीज में भी तीनों को जोड़ दूंगा, क्या मैं पैरेलल में भी तीनों को ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होंगे तो उनके एनर्जी में क्या रिलेशन निकल के आता है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, एनर्जी स्टोर्ड, ये टॉपिक चल रहा है आपका, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन अ सीरीज combination of capacitors। आपके पास अगर कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, हमने ये बोल दिया लेट देयर बी थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 connected in series। तो क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सीरीज कॉम्बिनेशन में सब ऐसे होता है, ये हमें पता है। अभी देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या पढ़ाई थी, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का फॉर्मूला था। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/c लिख सकता हूं मैं इसको। तो इसको क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और 1/c की वैल्यू कितनी है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c3। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c को आपने u बोला, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 उस कैपेसिटर की एनर्जी हो गई
जिसके पास आपके पास जिसका कैपेसिटेंस C1 है, जिसका C2 है उसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 होगी, जिसका कैपेसिटेंस C3 है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी U3 हो जाएगी। और सीरीज में तो आपको पता है कि चार्ज पहले में, दूसरे में, तीसरे में सेम होता है। हमें पता है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ये C1, ये C2, ये C3, तो यहाँ चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ पे भी चार्ज कितना होता है, Q होता है। तो भैया ये पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसको दिखा दूंगा मैं U1 से, ये दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी U2 और ये U3। तो इसकी जगह U1, इसकी जगह U2, इसकी जगह U3, तो U1 प्लस U2 प्लस U3। तो आपने क्या देखा कि U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तो आपने बोला कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया जाता है, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को अगर सीरीज में हम लोग ऐड करते हैं और उनकी रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है, तो वी फाइंड द सम ऑफ देयर एनर्जीज। तो हमने इस तरीके से बोला U1 प्लस U2 प्लस U3। जल्दी से नोट करते हैं इसको। अब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देता हूं। देखो बच्चों, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे स्क्रीनशॉट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इतना 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 आर इन पैरेलल कर दो। अब अगर ये पैरेलल में है तो फिर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या था, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे पोटेंशियल V था आपका। तो यहाँ पे आपके पास चार्ज Q1 होता है, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, ठीक है। इधर आपका C1, इधर C2 और इधर C3। पोटेंशियल तीनों के लिए V रहता है पैरेलल में। तो आपके पास अभी पोटेंशियल, जैसे आप अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो आपके पास U इक्वल टू क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, 3 फॉर्म पढ़ाई थी। एक फॉर्म थी हाफ CV स्क्वायर, तो इसको हाफ V स्क्वायर इंटू C कर दो, तो हाफ V स्क्वायर, C की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। अभी क्या बताया मैंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी V रहेगा। C1 C2 C3 है। तो बच्चों हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C1 V स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1, हाफ C2 V स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2, हाफ C3 V स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U3 हो जाएगी। तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तो आप देख रहे हैं कि चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं या आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाती है दोनों केसेस में। आप फिर से सुनिए कि चाहे आप बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो वहां अपॉन अपॉन वाला केस नहीं है। जैसे कि हम लोग कैपेसिटेंस की बात करते हैं कि 1/C होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 या C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C। ऐसा यहाँ नहीं होना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें या पैरेलल की, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऐड हो जाती है। तो एट लास्ट यू मे राइट द स्टेटमेंट, क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज एडिटिव बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल। टोटल एनर्जी इज एडिटिव बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आपने इस तरीके से देखा। अब आपको अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं दूं पेपर में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए या मैं ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप ये देखेंगे वहां पे कि एडिटिव होती है आपकी प्रॉपर्टी। तो आपको चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन दिया जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया, आपको पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड कर देना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे इसका।